बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। यासिर रशीद मेरा नाम है जी। आप में से बहुत से लोग किसी दूसरे से इंटरेक्शन करें और बात करते वक्त इन मसाइल का सामना हो कि आपका लहजा बेहतर नहीं है, अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं है, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उसमें बुनियादी तौर पे 3-4 निकात हैं जिसमें हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसका पहला मसला ये कि हमारी पैदाइश उस इलाके से नहीं होती जिस इलाके से उस ज़ुबान ने जन्म लिया होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है तो मेरा लहजा थोड़ा सा तब्दील होगा। अगर मैं लाहौर के करीबी इलाके सियालकोट में चला जाऊं तो वहाँ का अगर मेरी पैदाइश है तो वहाँ का लहजा थोड़ा सा और फ़र्क होगा। अगर मैं लाहौर से हूँ तो मेरे रे और डे का मसला होगा, और अगर मैं कराची से हूँ तो मेरे बोलने का अंदाज़ उससे मुख्तलिफ होगा। तो हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और वहाँ पे बात करने का तरीका और लहजा एक जैसा रखना हो तो हमें वो लहजा सीखना होता है, अल्फाज की अदायगी को सीखना होता है। उसकी बुनियादी एक वजह ये भी है कि जहाँ पे आप समातें एक दूसरे से टकराती हैं और आवाज़ पैदा होती है, उसमें अगर लहजा शनासा हो तो आपकी समात पे वो असरअंदाज होता है। अगर लहजा शनासा नहीं है तो असरअंदाज नहीं होगा। तो आपको वो लहजा बनाने के लिए स्ट्रेस और पॉज अपने अल्फाज में, अपने जुमलों में वो बुनियादी एक नुक्ता होता है जिसकी वजह से आप अपना लहजा किसी दूसरे के बराबर ला सकते हैं। उर्दू में अगर हमने किसी का लहजा सुनना हो तो चंद नाम हैं जिनको हम सुन सकते हैं, जिनमें एक बड़ा नाम ज़िया मोहिउद्दीन साहब का। आप वो स्टोरी टेलर हैं, आप YouTube पे सर्च करें ज़िया मोहिउद्दीन तो आप उनको सुने कि वो किसी का लिखा हुआ कलाम किस तरीके से पढ़ते हैं। जब आप किसी दूसरे का लिखा हुआ कलाम उसको उस लहजे में ना पढ़ सकें जिसमें उसने उसकी बुन्नत रखी थी तो उसका मकसद फौत हो जाता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैंने पंजाबी बोलनी है और मैं उसे उर्दू के लहजे में बोलूँगा तो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा वो पंजाबी लिखी गई, और अगर मैंने उर्दू बोलनी है और वो पंजाबी के लहजे में बोलूँगा तो वो फिर इसी तरह ही लगेगा कि मैं अभी कोई नया तालिब इल्म हूँ उर्दू का, इसलिए मुझे उर्दू से शनासाई ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पंजाबी की एक गज़ल का ज़िक्र करूँ कि जो अखां नीवियां ने शीशियां दे सामने बह के ते कंधां नूं सुणानी है, बड़ी लम्मी कहानी है। जो पलकां मुड जम्मी लूनियां बर्फां दी जेड़ी तय पुरानी है, बड़ी लम्मी कहानी है। गुलामां दी गुलामी करदियां होयां वफा दी रीत चली सी, जवानी बीत चली सी। किसे जुगनू ने दस्या है हनेरा नाल नहीं जम्मिया, तेरे पुरखां दा हानी है, बड़ी लम्मी कहानी है। अब इसे मैं अगर उर्दू के लहजे में पढ़ना चाहूँ और मेरी शनासाई ना हो, अब इसमें से बेशतर अल्फाज ऐसे होंगे जो आपकी समझ से बालातर है। अब मैं अगर आप में से किसी को पूछूं कि पलका मुड जम्मी लूनियां बर्फां किसे कहते हैं तो उसने तशबीह दी कि पलक के ऊपर जो काई जम जाती है हमारे सोने से या ज़्यादा जागने से, उसको तशबीह दी गई कि पलकों के ऊपर जो नमक बर्फ़ की तह जमी हुई है, उसने इसको तशबीह दी है। जब आपकी शनासाई नहीं है उस ज़ुबान से तो आप कैसे फ़र्क कर सकेंगे कि इस लहजे में इसकी अदायगी किस हद तक मौसर और बेहतरीन है। अब जैसे कुछ अल्फाज हैं हम रोज़मर्रा उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उनके मतलब नहीं पता होता। अगर मैं कुछ अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, आपने मुझे उसका मतलब बताना है कि उसका मतलब क्या है। ज़ुबान किसे कहते हैं? आप बताइए, ज़ुबान किसे कहते हैं? ज़ुबान एक हमारे उस्फ भी है, इसके अगर हम इसको देखा जाए तो ज़ुबान उस्फ भी, और इसको हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं, या अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और साइंस दैट हेल्प अस टू इंटरैक्ट विद अदर्स। ज़ुबान कहा जाता है लैंग्वेज को, तो हमारा जो उज़्व है उसे हम क्या कहेंगे?
उसे भी ज़ुबान कहेंगे तो फ़र्क कैसे महसूस कर सकेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं या अपनी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? दोनों का फ़र्क है। हम लैंग्वेज को ज़ुबान कहते हैं और इंसानी उज़्व या किसी जानदार का उज़्व जिससे वो बात करता है उसे ज़बान कहा जाता है। ज़बान और ज़ुबान, जैसे हम कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का मतलब खुद को कम करना, खुद को ख़त्म करना। अगर हम कहें कि उसने खुदकशी कर ली तो इसका मतलब खुद को बढ़ाना, खुद को तावील देना, तवालत इख्तियार करना। यानी हमें ये नहीं पता चलता कि हमने इसके ऊपर पेश लगानी है या ज़बर लगानी है। पेश और ज़बर से उसका मतलब ही चेंज है। खुदकुशी यानी हम ये कहते हैं कि वो सिगरेट नोशी करते हुए कश खींच रहा है। कश मतलब खींचना, तावील देना। वहाँ पे खींच रहा है इजाफत है, कश ले रहा है यानी उसे खींच रहा है। अगर कुश कहेंगे तो कता कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि बर्द और बुर्द, दरिया बुर्द हो गया। बुर्द मतलब गर्क हो जाना, बर्द मतलब खुद को संभाले रखना। अब हम जैसे नबर्द आजमा, खुद को संभाले रखना और लड़ते रहना। अगर दरिया बुर्द इसका मतलब गर्क हो जाना। बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो रोज़मर्रा हम बोलते हैं लेकिन हमें उसकी अदायगी का नहीं पता कि किस तरीके से अदा करना है। अब बेशतर अल्फाज में से मैं कुछ अल्फाज आपके सामने रखूंगा, हो सकता है आपको उस पर हैरत हो। हम लफ्ज़ बोलते हैं रोज़गार। ये संस्कृत का लफ्ज़ है, फ़ारसी से मुस्तार लिया गया है और ये असल में लफ्ज़ है रूज़गार। ये रोज़मर्रा होता है, रोज़मर्रा नहीं होता। अब हम अगर किसी से बात करते हुए रोज़मर्रा कहेंगे या रोज़गार कहेंगे तो उसकी नज़र में हम इतने नाबल्द हैं कि हमें नहीं पता कि लफ्ज़ रोज़गार होता है या रोज़गार होता है। हम बोलते हैं उस सिमत में ये बात चलती हुई आई है, वो सिमत नहीं समत होता है। हम समेत बोलते हैं, वो समैत होता है। बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो हमने किसी दूसरी ज़ुबानों से लिए। उर्दू जो है इसे लश्करी ज़ुबान इसलिए कहा जाता है कि हमने हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी और टर्की और अरबी, ये वो ज़बानें हैं जिससे हमने मुस्तार इकट्ठी की। यानी जंग हुई और जंग के दौरान बेशतर कबाइल जमा हुए जिनमें टर्की से भी लोग थे, उस वक्त की सल्तनत उस्मानिया के। उसके अलावा हमारे बर्रे सगीर इंडो पाक के लोग थे, फिर ईरान से लोग थे और कुछ अरबी कबाइल थे। वो आपस में जब बात करते थे, जब मुझे आपकी ज़ुबान का ही नहीं पता कि आपकी ज़ुबान क्या है, उसके अल्फाज क्या हैं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उन्होंने एक बेहतरीन रास्ता बीच में इख्तियार किया कि जिसको जिन अल्फाज की समझ आती है हम उन अल्फाज में बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं अगर किसी चाइनीज़ पर्सन से मिलूँगा और मुझे चाइनीज़ नहीं आती तो मैं बेशतर बातें उससे इशारों में करूँगा। मेरे लिए कम्युनिकेशन का वो एक आसान रास्ता है और उसके लिए भी वो आसान रास्ता है। अब ये कबाइल एक जगह पे जमा थे और इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना था, तो ये ऐसा ही है कि जैसे दो अगर पश्तून आपस में बैठे हों और दूसरी जानिब दो पंजाबी आपस में बैठे हों और पश्तून बात करना शुरू कर दें अपनी ज़ुबान में, तो वो साथ वाला पंजाबी ये कहेगा कि भाई ऐसी बात कर कि जो हमारी भी समझ में आए। तो उसमें वो जब कबाइल इकट्ठे थे तो उन्होंने कम्युनिकेशन का एक नया रास्ता निकाला कि जो लफ्ज़ जिसकी समझ में है उसे अदा कर दे। कुछ अरसे बाद वहाँ से एक नई ज़ुबान ने जन्म लिया जिसे हम उर्दू कहते हैं। वो एक नई ज़ुबान वो कि जिसमें 5-6 ज़ुबानों का मुरक्कब था और वो मुरक्कब बना तो फिर हम बोलने लगे। आप में से बेशतर लोगों ने टर्की के ड्रामे देखे होंगे। बेशतर लोग जो पश्तून बोलते हैं उसका कोई एक आधा लफ्ज़ आपकी समझ में आ जाता होगा।
आप हिंदी सुनते हैं, आपकी जुबान वो नहीं है जो हिंदी है। हिंदी में बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी जुबान में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाते हैं। आप अरबी पढ़ते हैं और अरबी में से बेशतर अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपकी समझ में आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी जुबान ने मुख्तलिफ जुबानों से अल्फाज को इकट्ठा किया और हमने एक अपनी जुबान बना ली जिसे हम उर्दू जुबान कहते हैं। अब उसमें वक्त बदलने के साथ साथ बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो ऐड ऑन हुए, लेकिन वो लुगत में आपको नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े उर्दू दान, शायर जिन्होंने नई इख्तरा निकाली, इख्तरा वो कि आपने नई चीज़ ईजाद की जो पहले मौजूद नहीं थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक शेर के अंदर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, दिले नाकर्दाकार। अब दिले नाकर्दाकार, आप नाकर्दाकार को फरहंगे आसफिया, फ़िरोज़ुल लुगात या किसी भी लुगत में से ढूंढ लें, आपको नाकर्दाकार का लफ्ज़ मिलेगा ही नहीं। लेकिन दिले नाकर्दाकार, अगर आपको नाकर्दाकार का पता ही नहीं है तो आप में से बेशतर लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा है कि दिले नाकर्दाकार का मतलब वो होगा जो दिल काम नहीं कर रहा। ये एक नया लफ्ज़ ईजाद किया गया। वक्त के साथ साथ उर्दू में मज़ीद ईजाद होना बाकी है। हम मज़ीद ईजाद कर सकते हैं क्योंकि हमने मुस्तार ली हुई हैं सारे अल्फाज, तो इसलिए हम किसी और भी लफ्ज़ को बीच में शामिल कर सकते हैं। लुगत हमारी मुकम्मल नहीं है। हम अगर इंग्लिश की बात करें या दूसरी लुगतों की बात करें तो उसमें बेशतर अल्फाज ऐसे हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें नई कोई ईजाद नहीं हो सकती। हाँ, लहजे में फ़र्क हो सकता है, प्रोनंसिएशन में फ़र्क हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सेंट बरतानिया का है, ये अमेरिका का है, या ये दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ का है, लेकिन उसमें नया लफ्ज़ ईजाद नहीं होगा। वो जो नए अल्फाज आपको ये लगता है कि वक्त के साथ साथ इंग्लिश में नए अल्फाज आ रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे पहले से मौजूद अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल अब किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई नया लफ्ज़ आता है तो उसकी ये सदाकत कोई नहीं दे सकता कि ये पहले लुगत में मौजूद नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े उर्दू दान तशबीह, यानी आपने किसी चीज़ को तशबीह दे दी। जैसे हमारे ये कहा जाता है कि उसका चेहरा चांद जैसा है, वो तशबीह दी गई। हमारे यहाँ तशबीहात में अभी भी बहुत काम होना बाकी है। बात करते वक्त अगर आपने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया कि जो दूसरों के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जैसा नहीं था, तो आपकी शख्सियत का इम्पैक्ट दूसरे तरीके से पड़ता है। या तो आप अपने अल्फाज से पहचाने जाएं, या आपने जिन डिजिट्स का बीच में इस्तेमाल किया और जिन आपने अल्फाज का बीच में इस्तेमाल किया उससे आपकी दानिस्त और आपके हाफजे की गवाही दी जाती हो। अब एक मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं यहां पे आया और मेरा आपसे तारुफ ना करवाया गया होता, मैं एक आम शहरी हूं, लेकिन क्या आप मुझे बतौर आम शहरी, या आप रोज़मर्रा यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते हैं और जिस तरह आप अपने उस्ताद को सुनते हैं उस तरीके से मुझे सुनते? कभी ना सुनते। आपके नज़दीक मेरी हैसियत क्या होती? कुछ ना होती। यानी मेरे आपसे बात करने से पहले मेरा एक खाका आपके सामने इन्होंने बयान किया। हो सकता है वो मेरी ज़ात से बढ़ के हो, और हो सकता है कि मैंने जो अचीव किया उससे कम हो। तो उसका फ़ैसला और उसे सच्चा साबित कैसे करूँगा, वो मेरे अल्फाज करेंगे या मेरा लहजा करेगा। अब आपने किसी से बात करनी है, जब तक आप खामोश बैठे रहें तब तक बज़ाहिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो किसी पर आया नहीं होती। मेरे नज़दीक आप में से बेशतर ऐसे हैं जो इस वक्त चुप बैठे हैं, और मैं अगर बाहर जाके आपके बारे में राय कायम कर लूँ कि वो बहुत खामोश तबा हैं, बात कम करती हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत मुहतात करती हैं, तो मैं वो राय कायम नहीं कर सकता जब तक मेरी आपसे बात नहीं हुई कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब हम खामोश रहते हैं तब हम नहीं पहचाने जा सकते, जब हम बोलते हैं तब हम पहचाने जाते हैं। एक गाली देने वाले, एक सड़क छाप और एक पढ़े लिखे शख्स में फ़र्क क्या होगा? दोनों बोलेंगे तब फ़र्क होगा।
दोनों के बोलने से फर्क का अंदाजा होगा कि ये इस वक्त किस मेराज पर है और मैं किस सतह पे खड़ा हूं। अगर मैं अपने से किसी बड़े से बात कर रहा हूं तो मुझे लहजा वो अपनाना चाहिए जो उनकी शख्सियत के मुताबिक हो। जब हम बचपन में, बच्चे छोटे होते हैं और हम उन बच्चों से बात करते हैं, क्या हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम अपने बड़ों से बात करते हैं? कभी नहीं करते। बच्चे को सिखाने के लिए हम बच्चे के लेवल पे आते हैं, हम उसको बताते हैं ये लोती होती है, यानी उसकी जुबान में और उसके लहजे में उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। हम उस वक्त ये कोशिश नहीं करते कि मैं इसे आज ही बताऊंगा ये लोती नहीं रोटी होती है, नहीं बताते कि वो उम्र के साथ साथ सीखेगा। जब हम किसी बड़े से बात करते हैं और हम परवान चढ़ चुके हैं, बलूगत की उम्र को पहुंच चुके हैं, और मैं अब अपने बाबा को उस तरीके से कहूं जिस तरीके से मैं 25 साल पहले कहता था मुझे लोती खानी है, तो मेरे बाबा मेरे थप्पड़ ही लगाएंगे कि तुझे इतनी समझ बूझ किस लिए दी गई कि अभी भी वो तू लहजा वो अपनाए और अल्फाज का चुनाव वो करे जो तेरी बलूगत और तेरी समझ से पहले का था। तो इसलिए वक्त के साथ साथ शख्सियत में निखार आपके सिर्फ बोलने से आता है। मैं अगर दोस्तों में बैठूंगा तो मेरा लहजा तंज वाला, शरारत वाला, मजाक वाला होगा। अगर मैं बड़ों में बैठूंगा तो मेरा लहजा मुदब्बिराना, अफकार भरा और सोच भरा होगा। और अगर मैं अपने से छोटों में बैठूंगा तो मेरा लहजा और तरीके का होगा, मैं उनको और तरीके से बात करूंगा। तो इसलिए कभी आप छाबड़ी वाले से बात करें और छाबड़ी वाला आपसे पंजाबी में बात कर रहा हो और आप उसके सामने खुद को मुदब्बिराना, मुफक्किराना साबित करने की कोशिश करें तो वो भी गलत जगह। हम मोहल्ले में अगर कोई सब्जी बेचने आ जाए, हम जब बात करते हैं तो हम वो उस तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से हम अपनी सोशल लाइफ में बड़े लोगों के साथ बात करते हैं, नहीं करते, नॉर्मल वे में बात करते हैं। बहुत से लोग जो घरों में भी उर्दू बोलते हैं वो छाबड़ी वाले या सब्जी वाले से यही कहेंगे 5-10 रुपए का धनिया देना, यानी उसके लहजे में अगर बात करें और उसकी समझ में आए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। यानी आप अगर किसी के साथ बहसो तकरार भी करना चाहते हैं तो उसके लेवल पे जाके करें तो ठीक से होगी। अगर आप गाड़ी से उतरे और आपने वही रवैया अपनाया कि मुझे ये 2 किलो सेब चाहिए और 2 किलो सेब में वो कहे ये 200 रुपये हैं, आप कहें नहीं 180 कर लें, तो वो आपसे उस लहजे में नहीं बात करेगा। वो ये कहेगा अच्छे खाते पीते घर का है, 200 ये दे सकता है, जानबूझ के बहस कर रहा है। तो अगर आप उससे कहेंगे चाचा इदा नहीं 180 ते आए थे बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़े जे कट कर ले, यानी उसको ये पता है कि इसे मार्केट का पता है। यहाँ पे हम जब किसी की ज़ुबान में बात करते हैं तो उससे शनासाई ये होती है कि हम तेरे लहजे से, तेरी ज़ुबान से या तेरे खित्ते से वाकिफ़ हैं। अब अगर मैं आज यहाँ से जाके पेशावर में जाऊँ और वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदूँ और मैं उससे उर्दू में बात करूँ, वो मुझसे भावताओ उर्दू में करे और अचानक मैं जाके उससे पश्तून में बात करनी शुरू कर दूँ, तो वो ये समझेगा कि ये यहाँ का मकामी है, ये मकामी है उधर का, लेकिन कारोबार यहाँ कर रहा है, इसे यहाँ की वाकफियत है। तो बात यह है कि जब हम बात का आगाज़ करें तो अपने जिससे आप मुखातब हैं उसकी इल्मी, ज़हनी हैसियत का अंदाज़ा आपको साथ में हो जाना चाहिए कि आपको किस लहजे में बात करनी है। अब बुनियादी बात लहजों की आ जाती है। लहजा एक बुनियादी वो वजह है जो फ़र्क करता है आपका। अगर कोई पठान है तो उसका लहजा जो है वो उस इलाके की तरह होगा, वो उर्दू बोलेगा तो उसके स्ट्रेसेस और पॉजेस उस इलाके जैसे होंगे, वो अपनी ज़ुबान में जो इख्तियार करता है। शायरी जो है किसी भी ज़ुबान में हो, बहर उसकी लंबी हो और पाबंद हो, मिसाल के तौर पे जिसे हम गज़ल कहते हैं, अगर शायरी आप उस ज़ुबान में पढ़ रहे हैं कि जिसकी बहर लंबी है और पाबंद है, तो आप उसमें स्ट्रेसेस और पॉजेस का फ़र्क महसूस कर जाएं तो आप आम जिंदगी में बोलने का भी फ़र्क महसूस कर लेते हैं। कि एक आपने रवानी में बात बोल दी, मुझे घर नहीं जाना, और एक आपने कहा कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना, तो दोनों में फ़र्क है। उससे आपके तासुरात आया हो रहे हैं कि आप किस लहजे में बात करना चाहते हैं। वो आया और बात करके चला गया, वो आया बात करके चला गया, तो दोनों में फर्क है।
समझाने में फर्क है। जुमला एक है, माखज़ भी उसका एक है, लहजे ने उसका मतलब चेंज कर दिया कि आज सर ने हमें डांटा। नॉर्मल है, आज सर ने हमें डांटा, यानी ये मामूल की बात है, कल भी सर ने डांटा होगा, आज भी डांट दिया। आज हमें सर ने डांटा, तो इसका मतलब ये क्या, आज हमें सर ने डांटा, मतलब ये कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि सर डांटते हैं। तो हमारे स्ट्रेसेस पॉजेस, जिसे हम तवक्कुफ कहते हैं, तवक्कुफ, आपने पॉज लिया, स्ट्रेस दबाव दिया, तो वो शायरी पढ़ने से, बहुत से लोग होते हैं उन्हें लगता है कि शायरी जो है वो समझ से बालातर है, या शायरी जो है वो एक निकम्मे लोगों का काम है जिन्हें दुनिया में और कोई काम नहीं, वो शायरी कर लेता। ये उमर का एक लहजा होता है जिसमें हमें ये लगता है कि शायरी ऐसी है, लेकिन फिर उमर का एक लहजा ऐसा भी होता है जिसमें आपको ये लगता है कि किसी ने इल्मुल कलाम किया और किसी ने इल्म लिख के दिया। अब इल्मुल कलाम मैं कलाम करके आपको दे रहा हूं, और किसी ने लिखा, तो मैंने जो बोला वो तो आप लोगों ने सुना, मैंने जो लिखा वो कितने लोगों ने पढ़ा मुझे ये नहीं पता, यानी उसमें मार्जिन आपके पास बड़ा हो गया। शायरी को पढ़ते वक्त जब आप उसके तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, स्ट्रेस और पॉज में फर्क कर लेते हैं तो आपके बोलने का लहजा तब्दील हो जाता है। मैं मिसाल देता हूं किसी एक नज़्म या गज़ल को लेकर, मैं उसे दो लहजों में पढ़ूंगा। इकबाल को ले लेते हैं। शिकवा आप में से कितने लोगों ने पढ़ी? किसी ने नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने पढ़ी हुई। शिकवा, जिस पे इकबाल पे फतवा लगाया गया, इकबाल पे बोहतान तराजी की गई, और फतवा जो लगाया गया था वो कुफ्र का फतवा लगाया गया था कि इकबाल ने कुफ्र किया है। इकबाल ने बुनियादी तौर पर रब से गिला किया था। जैसा कि हजरत मूसा जब खुदा को मिलने जा रहे थे तूर पर, तो एक शख्स भिखारी सा रास्ते में बैठा था। उसे यह मालूम था कि यह रसूल खुदा है। उसने रोका और कहा कि रब से कहना कभी मेरे सामने भी आए, मैं उसके बालों में कंघी करूंगा। हजरत मूसा को जलाल आया और उसे उन्होंने रोक दिया और यह कहा कि ऐसे अल्फाज मुंह से दोबारा अदा ना करना। कोहे तूर पे रब से मुलाकात हुई और रब ने कहा कि तू नहीं जानता उसे मुझसे कैसी मोहब्बत है। वो उसकी मासूमियत और मुझसे मोहब्बत है कि जिसमें उसने ये कहा कि रब को कहना कि मेरे सामने आए, मैं उसके बालों में कंघी करूंगा। तो आप किसी की नीयत का अंदाजा नहीं लगा सकते, दिल चीर के नहीं देख सकते कि ये जो बात कर रहा है उसमें सदाकत कितनी है और नफाकत कितनी है, ये कितना मुनाफिक है या कितना सच्चा है। तो इकबाल ने उसी सिलसिले में शिकवा लिखी थी, तोहमतें लगीं, फिर जवाब शिकवा भी आई। आगाज है उसका, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। अब अगर मैं इसको इस लहजे में पढ़ूंगा तो इकबाल ने जो इतना बड़ा मजमून रखा, क्या मैं वो बताते वक्त उसका मकसद अदा कर रहा हूं? नहीं कर रहा। तो उसको अपनी दानिस्त में उसके लहजे में पढ़ना चाहें। अब हो सकता है कि इकबाल ने स्ट्रेसेस पॉजेस और रखे हों, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से हक अदा करने की कोशिश करें। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकिम बदहन है मुझको, है बजा शेवाए तस्लीम के मशहूर है हम,
नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अब इसके जवाब में इकबाल लिखते हैं, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। यानी अब अगर इसे मैं पिछली टोन में पढ़ूं, जिस टोन में मैंने आपको पहले सुनाया, तो हो सकता है आप में से बेशतर लोग ऐसे हैं जिन समझ से बाला तर हैं कुछ अल्फाज, क्योंकि फारसी के भी लिए गए। अब आप ये बताइए कि जो मैंने पिछला सुनाया था उसमें से कितना समझ आया, और जो मैंने बाद में सुनाया उसमें से कितना समझ आया। क्या मैं उसे 10 और 90 की रेशो दे सकता हूं, या 20-80 की रेशो दे सकता हूं? यानी आप ये देखिए कि एक लहजे ने 20% जो बात समझानी थी वो 80% समझा दी, और उसी लहजे ने जो 80% बात समझा पानी थी वो 20% समझाई। लहजों का असर होता है। बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आप अपना लहजा वैसा बनाइए जिसकी समझ, अगर आप नॉर्मल भी बात कर रहे हैं, मैं एक आम सी बात करूं और वो मैं उस लहजे में कर जाऊं जिस लहजे में वो असरअंदाज होती है, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो मैं उस लहजे में अगर आपको अपना लहजा तब्दील करके बता रहा हूं, तो उसमें बताते वक्त वो जो उसका इंप्रेशन है वो अगले की जहनी नकूश पे मेरी शख्सियत छोड़ जाएगा कि इसे चीज़ों का पता है और ये बता सकता है। अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्फाज का चुनाव जो करते हैं वो अपनी दानिस्त में बेहतरीन करते होंगे। लिखते वक्त मफरूज़ात की बुनियाद पे आप पेपर भी लिखते होंगे। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी मफरूज़ात की बुनियाद पे तो होता है। स्टैटिस्टिक्स के हैं तो उसमें भी बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में आपको एलेबोरेट भी नीचे करनी पड़ती हैं। तो वो अगर आप वो सिंपल पेट एक सेंटेंस हो कि इसका नतीजा ये है वही लिखते रहेंगे तो वो इंपैक्ट ज़्यादा देगा, या अपनी तरफ से आप कुछ लिखेंगे तो वो नतीजा ज़्यादा देगा। मैंने भी कॉमर्स पढ़ी लेकिन इंटर में, उसमें अगर अपनी तरफ से आप इजाफत कर देते हैं किसी चीज़ की तो उसका मतलब ये कि आपने ये जो लिखा ये समझ बूझ के लिखा, इसमें किसी और की ज़हानत का इस्तेमाल नहीं है। आपके साथ जो बैठा था आपने उसका पर्चा नहीं देखा, बेशक आपने देखा हो, बेशक आपने देखा हो, लेकिन साथ वाले ने वो लाइन नहीं लिखी। आपने वो पर्चा देखा, आपने लिखा और अपने मुताबिक वो जो लिखा उसकी इजाफत एक लाइन साथ में लिख दी, तो दोनों में फ़र्क हुआ। सोच किसकी इस्तेमाल हुई? साथ वाले की, जिसका आपने पर्चा देखा। नंबर किसके हैं असल में? नंबर उसके हैं जिसका आपने पर्चा देखा। लेकिन चेकर कौन है? चेकर आपका उस्ताद है। उस्ताद के दिल को बात कौन सी लगी? वो जो आपने इजाफत लिखी। उस्ताद को ये लगा कि अगर इन दोनों ने लिखा है तो इसका मतलब ये कि इधर वाले का इसने देखा लेकिन पूरा नहीं देख पाया। उस्ताद को ये नहीं पता कि आपने उसका देखा और आपने एक लाइन इजाफी लिख दी। अब इसे ये ना समझिए कि मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप चीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंपैक्ट दिमाग पे क्या पड़ता है, सोच क्या पड़ती है।
अपनी शख्सियत आप खुद बना सकते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल वैसा कीजिए कि जो दूसरे पे असर करे। रोज़मर्रा करने वाली बातें वही हैं, आपने बातों को तब्दील नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि आप बातों का मरकज़ तब्दील कर लें, बातों का मरकज़ वही रहेगा। आपने जो किसी सहेली से भी बात करनी है उसका मरकज़ भी वही रहेगा। लेकिन जब आपका अल्फाज, लहजा थोड़ा सा तब्दील होगा तो आप किसी दूसरे पे मुकद्दम हो जाएंगे, आपकी शख्सियत उस पे मुकद्दम हो जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे 4 लोग क्लास में बैठे, उस्ताद ने उन चारों को बातें करने पे बाहर निकाल दिया। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि बाहर 4 खड़े हैं, लेकिन वो आपस में तय कर रहे हैं कि यार ये ज़ीशान को भेजना चाहिए सर से बात करने के लिए, वो चारों नहीं आएंगे। ये बेशतर औक़ात ऐसा होता है। समटाइम्स हो सकता है चारों ही बात करने आ जाए, लेकिन हम किसी एक शख्स का इंतखाब करते हैं बीच में से। क्यों करते हैं? 2-3 चीज़ों पे। एक ये कि वो उस्ताद के करीब तर होता है, दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि ख़ुद को बेहतर करने की बजाय अपनी ज़बान को तेज़ करो, उस्ताद की तारीफ़ें करो और गेन कर लो जो करना है। 2 चीज़ें जो हमारे ट्रेंड सेट हुआ, यानी हमने जो ताज़ीम करनी थी दिल से वो दिमाग से करनी शुरू कर दी। अगर उस्ताद की जूतियां उठाई जाती थी पहले और हम अब ये सोचें कि उस्ताद को जूतियां किस तरीके से लगानी है, तो वो हमने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, दिल का छोड़ दिया। उसमें ज़माने ने हमको बेशतर चीज़ें सिखाई, उसमें उस्ताद का रवैया भी बदल गया। ये भी मैं तस्लीम करता हूँ, मैं नहीं कहता कि उस्ताद सब वैसे ही ताज़ीम के काबिल रहे जिस ताज़ीम के काबिल होना चाहिए था, लेकिन एक मुक़द्दस पेशा है, उस मुक़द्दस पेशे ने आपको सिखाया तो आपकी कुछ ताज़ीम बनती। अब अगर मेरी वालिदा 4 बच्चों में मुझसे बात करते वक्त इत्मीनान महसूस करें, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मैं बड़ा बेटा हूं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मैंने मां के सामने उस ऊंची आवाज में बात नहीं की जिसमें अभी छोटे करते हैं। छोटों से प्यार होता है, लेकिन जब आप बात बात पे उकताने लगें और जब आप धीमे से लहजे में कहे गए काम का ऊंचे लहजे में आप जवाब देने लगे, तो तब आप कहीं ना कहीं दिल के कोने से उतरने लगते हैं। वो वालिदैन हो, मुकद्दम है, बहुत रिश्ता मुकद्दम है। वालिदैन अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, लेकिन कभी कभार आपके लहजे फ़र्क करवाने लगते हैं। ज़िंदगी आपको ज़िंदगी के उसूल सिखाने लगती है, तो उस लहजे को अपनाने के लिए ज़िंदगी भर का रियाज चाहिए होता। वो लहजा आप इस तरीके का नहीं अपना सकते कि कुछ अरसा तो बरकरार रखा फिर उसे तब्दील कर लिया, मौके की मुनासबत से बरकरार रखा और फिर तब्दील कर लिया। लहजा अपनाइए, एक जैसा अपनाइए, हर किसी से उसके लहजे में बात करने की कोशिश कीजिए और फिर अपना एक पेट लहजा इख्तियार कीजिए। मैं नॉर्मल अगर बोलूँगा किसी ऐसे शख्स से बात करते वक्त कि जिससे मेरी शनासाई नहीं है, तो मैं धीमे लहजे में और आहिस्ता आवाज़ में बात करूँगा। अगर मैं किसी अपने जान पहचान वाले से मिलता हूँ और जिससे मेरी अच्छी शनासाई है, तो मेरी अल्फाज की रवानी ज़रा थोड़ी सी तेज़ होती। और अगर मैं बहुत किसी ऐसे शख्स के जिसके साथ मेरा रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है, तो मैं ऊंचे लहजे में बात करता हूँ और अल्फाज की रवानी भी मेरी तेज़ होती है। तो ये मैंने इख्तियार किए वो लहजे जो मैंने दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए अपने तैयार किए हुए हैं, लेकिन एक मेरी ज़ात का लहजा भी है। मैं अक्सर औक़ात खुद से बातें करता हूँ, चल रहा हूँ तो कुछ अपना लिखा हुआ गुनगुनाने लगूंगा, चल रहा हूँ तो ये सोचने लगूंगा कि अगर मेरे साथ ये पॉलिटिशियन या फलां मिनिस्टर आज है तो मैं उससे क्या बात करूंगा, उससे क्या पूछूंगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये सोचूं कि आज मेरे साथ मिनिस्टर प्लानिंग असद उमर होंगे और मुझे प्रोग्राम करना है, तो मैं उनसे क्या बात करूंगा।
तो मैंने लोगों के हिसाब से लहजे दिए हुए हैं। मैं जिस लहजे में असद उमर से बात करूंगा, मैं उस लहजे में किसी एमपीए से बात नहीं करूंगा, वहां पे मेरा लहजा थोड़ा सा तब्दील होगा। मिसाल के तौर पे अब मैंने फयाजुल हसन चौहान से बात करनी, तो मैं उन्हें कहूंगा चौहान साहब जाने दें, आप पहले भी ये बातें करते रहे, अब भी कर रहे हैं, नताइज क्या निकले? वो रोज़मर्रा की रागनी है, बजाते रहेंगे, निकलेगा क्या? लेकिन मैं असद उमर से इस तरीके से बात नहीं करूँ। उसकी वजह यह नहीं कि फयाजुल हसन चौहान जो है वो वज़ीर जेल खानाजात पंजाब है और असद उमर वज़ीर मनसूबाबंदी पाकिस्तान है। लहजा फयाजुल हसन चौहान भी आपसे बात करते वक्त जो अपनाता है, मैं वही लहजा उसके साथ अपनाऊंगा। असद उमर धीमे लहजे में बात करते हैं तो मैं उनके साथ धीमे लहजे में बात करूंगा, ताकि कहीं पे यह ना लगे कि मैं उनके सामने दबा हुआ हूं या मैं उनके सामने ऊपर हूं। आप बराबरी की सतह पे बात करें। जब भी डायलॉग करने लगे और आप अपनी शराइत पहले रख दें, जिस तरह हम ये कहते हैं अदालतों में, आपने अक्सर ये सुना होगा कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। गैर मशरूत माफ़ी का क्या मतलब है? गैर मशरूत माफ़ी का मतलब ये कि अदालत मुझ पे कोई शर्त आयद ना करे कि तुम्हें ये हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इतने माह कैद काटनी होगी या तुम्हें ये कुछ करना होगा। तो अगर अदालत मुझसे कोई डिमांड ना करे तो फिर मैं अपने इस स्टांस पे माफ़ी मांगने को तैयार हूं। जिस तरह ये कहा जाता है कि तौहीन अदालत की गई, तो वो फिर आगे से भेजते हैं कि हमें गैर मशरूत माफ़ी दे दी जाए। एक होती है मशरूत माफ़ी। मशरूत माफ़ी ये कि आपको अदालत ने माफ़ तो कर दिया लेकिन उस पर शर्त आयद कर दी। जिस तरह ग़ज़वा बदर के बाद कैदियों को लाया गया और माफ़ी दी गई, तो वो जो माफ़ी थी वो गैर मशरूत नहीं थी, वो मशरूत माफ़ी का ऐलान किया गया था। फतह मक्का के मौके पर जो माफ़ी का ऐलान किया गया वो मशरूत माफ़ी नहीं थी, वो गैर मशरूत माफ़ी थी। अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। ग़ज़वा बदर के मौके पे हुजूर ने ये ऐलान किया कि तुम में से जो कसास अदा कर सके वो कसास अदा करे और चला जाए, यानी हर्जाना अदा करो। तुम्हारे ख़ानदान का कोई फ़र्द आए वो अशरफियाँ दे और तुम्हें ले जाए। जिसके पास पैसा नहीं वो 10 बच्चों को तालीम दे और फिर चला जाए। यानी माफ़ तो आपने कर दिया लेकिन माफ़ी मशरूत थी। फतह मक्का के मौके पे हुजूर ने यह कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज आम माफ़ी का दिन है, बग़ैर किसी शर्त के माफ़ी दी गई कि आप अपने घरों में हैं तो आप महफूज हैं, आज आपको माफ़ किया जाता है। ऐ मेरे हमज़ा का कलेजा चबाने वालों, ऐ मुझे मक्का से निकालने वालों, मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। तो वो है गैर मशरूत माफ़ी। अब अगर आपने किसी से बात करते वक्त अपना लहजा वैसे रखा कि जैसा गैर मशरूत वाला है, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं और अक्सर हम मजाक उड़ाते हैं, अक्सर हमें अगर किसी लफ्ज़ का ना पता हो, बिलखुसूस इंग्लिश में हमें नहीं पता, अदायगी नहीं पता, लहजे का नहीं पता, हमने माँ की कोख से अंग्रेज़ जन्म नहीं लिया। हाँ, अगर मैं पंजाबी हूँ और मुझे पंजाबी के किसी लफ्ज़ का नहीं पता, तब मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मुझे क्यों नहीं पता। मुझे पता होना चाहिए कि पंजाबी के अल्फाज के मानी क्या हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता तो तब मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और कोई लाहौरिया मुझे ये बताए कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो तब मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैं उर्दू का रखवाला हूँ और मुझे नहीं पता कि उर्दू के अल्फाज के मानी क्या हैं और उसके मतलब क्या हैं। तो अक्सर औकात हम किसी दूसरे का तमस्खुर उड़ाते हैं। वो उसने अगर बात कर दी ना, मुझे स्नैक्स चाहिए,
तो अगर किसी को स्नैक्स का नहीं पता तो अक्सर औकात कहते हैं स्नैक्स खाने हैं आज, कहते हैं अक्सर लोग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी पे नहीं जाता। लेपर्ड, बचपन में जब उसकी गाड़ी कोरियर की पास से गुजरती थी ना, तो हम ये समझते थे इसका नाम है लियोपार्ड्स, यानी हमें नहीं पता था। LEOPARDS, तो हम उसका फर्क करते थे, लियोपार्ड्स कोरियर। वो वक्त गुजरने के साथ हमें पता चला ये लेपर्ड कोरियर्स है। तो उस वक्त जब लियोपार्ड्स बोलते थे तो साथ वाले मजाक उड़ाते थे, तो इन्हों पता ही नहीं। हालांकि कभी किसी ने बताया नहीं कि ये होता क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी का मजाक उड़ाएं तो हम उसकी तस्हीह नहीं करते, हम ये कहते सोच की होएगा, नहीं बताते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? आप अपने इल्म पे मान कर रहे हैं कि मुझे पता है, लेकिन जब आप उसका फैलाव नहीं करेंगे, किसी दूसरे के जहन में नहीं जाएगा, तो आपके इल्म को कब सराहा जाएगा? जब आपने खुद को किसी पे मुकद्दम रखना है और अपनी ज़ात उसके दिल में उतारनी है, तो जब तक आपके पास जो कुछ कीमती है वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो वो आपका एतराफ़ कब करेगा? नहीं करेगा। अगर एक शायर है, वो अपनी शायरी लिख के पब्लिश नहीं करवाएगा, तो उसका एतराफ़ कौन करेगा? अगर कोई लिखारी है और वो लिखारी लिखने से इज्तनाब करने लगेगा, तो उसे कौन लिखारी मानेगा? अगर कोई मुकर्रर है, और अगर मैं ही हूं मिसाल के तौर पे, और मैंने 11 साल इस फील्ड को दे दिए, उसके बाद 8 साल मुझे हो गए मीडिया की फील्ड में, और अगर वो मैंने 11 साल लगाने के बाद मीडिया की फील्ड ज्वाइन ना की होती और मैं चला जाता अकाउंट्स में या किसी और फील्ड में, तो वो मेरे 11 साल रायगा गए। यानी मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैंने वो इंजीनियर बनने की बजाय मैंने बुक रीडर बनना या बुक राइटर बनना ज़्यादा मुनासिब समझा, तो वो मेरी पिछले सालों की जो रियाजत है वो किधर जाएगी? जब आप अपने मकसद से हट जाएंगे, जब आप यही समझेंगे कि आप अक्ल कुल हैं, बेशतर अल्फाज ऐसे होंगे, हो सकता है कि आप में से बेशतर लोग ऐसे हों जो मुझसे बेहतर बात कर सकते हो। मैंने कभी अपने लहजे पे मान नहीं किया, मैंने कभी अपनी अक्ल पे मान नहीं किया, क्योंकि मैं अक्ल कुल हूं ही नहीं। मैं अभी तालिबे इल्म हूं और मुझे वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखना है। हो सकता है कि मैं आज इधर से ये सीख के जाऊं कि मैं 10 बंदों के दरमियान 1 घंटा बगैर कुछ देखे, मैंने ये स्लाइड्स तैयार की थी, मैं बगैर स्लाइड्स देखे बात कर सकता हूं। हो सकता है मैं पहले कर लेता हूं, वक्त के साथ बीच में एक बड़ा गैप आया, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन आज मुझे इदराक हुआ कि मैं कर सकता हूं। तो मैं जाके अपने बारे में ये राय कायम कर लूंगी, यार मैं घंटा 2 घंटे बगैर कुछ देखे बोल सकता हूं। तो वक्त के साथ साथ आपको जो सीखना होता है, आप उस सीखने के मराहिल को रोक देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तरसील अंदाज़े बयां में आती है। अंदाज़े बयां आपका लहजा है, लफाजी और उतार चढ़ाव आपके स्ट्रेस और पॉजेस हैं, जिसमें आप किसी दूसरे पे असर कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायरी लिखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी शायरी पढ़ते हैं। अगर खुदा को मंजूर हुआ और अगर नेक्स्ट सेशन हुआ हमारा, तो कुछ नाम मैं आपको बताता हूं शायरों के, वो आपने सुनना है उन्हें, और आपने ये बताना है अगले सेशन में कि सबके लहजे एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं और किस वजह से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे एक नाम सहद का जो चल रहा है, तहजीब हाफी। तहजीब हाफी को सुनना है, आपको टिकटॉक पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तहजीब हाफी, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। अब जिस लहजे में मैंने पढ़ा है, हाफी उस लहजे में नहीं पढ़ता। हाफी का अपना एक लहजा, हाफी दोस्त है मेरा, लेकिन
हाफी जो अपने लहजे में पढ़ता है और वो उसको मुनफरिद जो बनाता है वो उसका इलाकाई लहजा है। तो वो तौंसा शरीफ से ताल्लुक़ रखता है और उधर सराइकी ज़्यादा बोली जाती है। अब सराइकी वाले ने उर्दू बोलने की कोशिश की तो वो उस प्लेटफॉर्म पे मशहूर हुआ जो अवामी है। आप तहजीब हाफी को उर्दू के बड़े लहजे के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो वो वहां पे फारिग हो जाएगा। आप उसको अवामी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो उसको ज्यादा क्रेज होगा वहां पे और उसको ज्यादा उरूज मिलेगा वहां पे। दूसरा एक नाम गुलजार अहमद। कहीं जो दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है कि दिन जाड़े के हैं, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। गुलजार अहमद नाम पूरन सिंह है लेकिन उनका जो किताबी नाम है वो गुलजार अहमद है। इसके अलावा पंजाबी के दो नाम लिख लें, साबिर अली साबिर, तजम्मुल कलीम। तजम्मुल कलीम तजम्मुल कलीम को इस अहद का पंजाबी का गालिब कहा जाता है। उनका है कि हिजरदा दिन सी साल वर्गा, असी दिन नहीं सालां दे साल वेखे, मैं नचिया जमाने दी भुख भारों, सद बुल्ले नू मेरी धमाल वेखे। अब ये लहजा जो है मेरा पंजाबी वैसा नहीं है जैसा उनके इलाके का वैसा। अब आपने मुझे ये फ़र्क बताना है, पंजाबी ही बोलने वाले तजम्मुल कलीम हैं और पंजाबी ही बोलने वाला साबिर अली साबिर भी है। दोनों के लहजों में क्या फ़र्क है कि दोनों जो बोल रहे हैं। मैंने आपको जो पहला सुनाया था जो पलका मुड जम्मी लूनी, वो साबिर अली साबिर का है और ये जो दूसरा सुनाया ये मैंने आपको सबका एक एक शेर सुना दिया। नसरी तौर पे आपने सुनना है, स्टोरी टेलिंग के तौर पे ज़िया मोहिउद्दीन साहब को, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। आपने ये देखना है उनमें से बेशतर कहानियाँ ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी ना कभी किसी से सुनी या थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन आपने उसमें ये देखना है कि आपने वो जो पढ़ी थी और अब इन्होंने जो सुनाई है, आपको फ़र्क क्यों लग रहा है इसमें? वो लहजे का फ़र्क है। वो बात करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से आपकी समझ आए और आप उससे लुत्फ उठाने लगे। तो जब आप एक होता है नॉर्मल वे में बात करना, अब मैं इख्तिताम करता हूं इसका। एक होता है नॉर्मल वे में बात करना, एक होता है जब आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं तो वो लहजा थोड़ा सा तब्दील होता है। मैंने अभी आपको किसी को नहीं बताया क्योंकि आप मुझे नहीं पता कि पब्लिक स्पीकिंग में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कौन एंकर बनना चाहता है, वैसे फजूल है बनना, और उसके अलावा कौन डिबेटिंग सर्कल में जाना चाहता है, मुझे नहीं पता। मैं एक जनरली आपको, मैंने जो पहला सेशन दिया वो जनरली दिया कि इस वक्त हमें बात करने में किन चीज़ों की वजह से दिक्कत का सामना होता है। तो स्पेसिफिक मैं अगले सेशन में आऊँगा कि आप किस चीज़ पे इंटरेस्टेड हैं, किस पे किस तरीके से मेहनत की जाती है, गला किस तरह बनाया जाता है, जो आपने बात करनी होती है। अब मैं नाश्ता करके आया था, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई क्योंकि मैं बोलता पेट से हूँ, मैं गले से नहीं बोलता। अगर मैं गले से बोलूँगा तो मैं 4-5 घंटे आसानी से बोल पाऊँगा, लेकिन अगर मैं पेट से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि 1-2 घंटे बाद मुझे भूख लगेगी। तो जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो बुलंद करते वक्त और नॉर्मल बोलते वक्त फ़र्क आ जाता है। जो लोग हैं मौसमी सिंगर्स, घरेलू सिंगर्स, जिसे आप बाथरूम सिंगर्स भी कहते हैं, हम जब गुनगुनाते हैं हमें नहीं पता ताल क्या है, लय क्या है, सुर क्या है, मुर्कियाँ क्या होती हैं, सरगम क्या होता है, हम ना वाकिफ़ हैं इससे। हम क्या करते हैं, हम गुनगुनाते हैं तो आहिस्ता आवाज़ में,
बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में अपने अपने सुर लगाने की कोशिश करते हैं। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल। अब मुझे ये पता है मैं इससे ऊंचा जाऊंगा ना तो मेरे तो सुर है ही नहीं, मैं तो फट जाऊंगा, तो मैं ऊंचा गाऊंगा ही नहीं। जब कभी आप देखें किसी प्रोग्राम में किसी ने बात की, अच्छा आप गा सकते हैं, तो वो गाएंगे तो वो बिल्कुल आवाज़ बारीक सी, हालांकि आपकी आवाज़ भारी हो, वो बारीक सी आवाज़ में गाना शुरू कर देगा कि ये लगे कि मैं सिंगर वाली आवाज़ में गा रहा हूँ।